हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस से। और जैसा कि आपको पता है कि मैं एवोल्यूशन यूनिट को टारगेट कर रहा हूँ और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एनाजेनेसिस एंड क्लैडोजेनेसिस। ठीक है, स्पेसिएशन के पैटर्न को ये बताता है कैसे स्पेसिएशन हुआ, कैसे स्पीसीज फॉर्म हुई। डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न हमने पढ़े थे उसमें से, लेकिन एक जो बेसिक होता है कि कैसे एवोल्यूशन हुआ कैसे स्पीसीज फॉर्म हुई। ठीक है, तो उसके लिए हमने दो टाइप के यहाँ पे कह सकते हैं एक स्पेसिएशन प्रोसेस को यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। एक है हमारा एनाजेनेसिस और एक है हमारा क्लैडोजेनेसिस। हमारे दो जो थ्योरिटिस्ट थे लैमार्क और डार्विन, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया था कि जो स्पीसीज फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। ठीक है, तो जो हमारे लैमार्क थे उन्होंने स्पीसीज फॉर्मेशन को एक अलग नाम दिया था और उन्होंने बोला था इसको ट्रांसफॉर्मिज्म। ठीक है, कि एक स्पीसीज है वो किसी अदर स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऐसा कब होता है? जब पेरेंटल स्पीसीज धीरे धीरे वेरिएशंस को एक्यूमुलेट करती है और एक समय के बाद वो एक नई स्पीसीज के फॉर्म में डेवलप हो जाती है। उन्होंने इसको नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिज्म। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डार्विन की, तो डार्विन ने बताया कि जो स्पेसिएशन प्रोसेस है ये एक ब्रांचिंग प्रोसेस है। ठीक है, एक स्प्लिटिंग प्रोसेस है। यहाँ पे एक स्पीसीज दो अलग अलग स्पीसीज में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, और वहां पे जो पेरेंटल स्पीसीज है, जो एंसेस्टर है, वो भी मौजूद होंगे और उनके जो न्यू डिसेंडेंट्स हैं, जो अलग अलग स्पीसीज बनी है, जो न्यू स्पीसीज फॉर्म हुई है, वो भी मौजूद होगी। और ऐसा कब होगा? जब उनके बीच में एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आएगा। ठीक है, वेरिएशंस एक्यूमुलेट होंगे और वो वेरिएशंस एक्यूमुलेट होने के कारण एक समय के बाद रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेट हो जाएंगे और वो दो नए स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों ही जो महान एवोल्यूशनरिस्ट थे, इन्होंने अपने अपने हिसाब से स्पीसीज फॉर्मेशन को बताया था। वही स्पीसीज फॉर्मेशन आज हम लोग एनाजेनेसिस और क्लैडोजेनेसिस के नाम से पढ़ते हैं। जो ट्रांसफॉर्मिज्म जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने एनाजेनेसिस का नाम दिया और जो डार्विन का जो ब्रांचिंग ऑफ स्पेसिएशन पैटर्न था उसको हमने यहाँ पे क्लैडोजेनेसिस का नाम दिया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं, उसमें क्या है, जो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये जो है एनाजेनेसिस। ठीक है, इसमें क्या है, एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज मौजूद है। ठीक है, किसी पास्ट में ये मौजूद रही होगी, धीरे धीरे ये चेंज हुई किसी दूसरे स्पीसीज में, देन ये कन्वर्ट हो गई एक अदर स्पीसीज में, देन एक कन्वर्ट हो गई अदर स्पीसीज में, और ये एकदम से एक नई स्पीसीज में क्या हो गई, सामने आ गई। ये धीरे धीरे चेंजेस आते गए और जब ये चेंजेस, ये वेरिएशंस एकदम से एक नए स्पीसीज को बनाने के लिए लायक हो गए तो एक नई स्पीसीज क्रिएट हो गई और हमारी जो पेरेंटल स्पीसीज थी वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, वो खत्म हो गई। वहीं पे हम अगर क्लैडोजेनेसिस की बात करें तो एक कॉमन एंसेस्टर था। ठीक है, ये कॉमन एंसेस्टर धीरे धीरे वेरिएशंस को एक्यूमुलेट किया इसने। ठीक है, और एक अलग अलग लीनिएज पे ये चलता गया और धीरे धीरे इनके बीच में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन हुआ और ये दो एक नई अलग अलग स्पीसीज के फॉर्म में सामने आ गए। तो एक कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, दो अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या है, इसमें जो एंसेस्टर है वो भी मौजूद है और नए स्पीसीज भी मौजूद हैं। तो इस तरीके से जो क्लैडोजेनेसिस है उसको नाम दिया गया ब्रांचिंग पैटर्न। ठीक है, जहां पे हमारे जो स्पीसीज हैं, ठीक है, वो हमें दो अलग अलग फॉर्म में नजर आ रही हैं। यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर भी मौजूद है और उनके डिसेंडेंट भी मौजूद है, जबकि एनाजेनेसिस में कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे मौजूद नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ जो न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है, ठीक है, सिर्फ वो नजर आती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनाजेनेसिस की। ठीक है, जैसा कि आपको इस इमेज में नजर आ रहा है, ये जिराफ फैमिली है। ठीक है, कैसे क्या हुआ, जिराफ ए
कन्वर्ट हुआ जिराफ बी में, ठीक है। तो स्पीसीज ए गोज एक्सटिंक्ट व्हेन इट बिकम स्पीसीज बी। तो जब स्पीसीज बी बनती है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है धीरे धीरे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस को वो एक्यूमुलेट कर रही है स्पीसीज से, और जब वो एक्यूमुलेशन सफिशिएंट होते हैं एक नई स्पीसीज बनाने के लिए, तो एक नई स्पीसीज क्या होगी, फॉर्म हो जाएगी। फिर ऐसे ही स्पीसीज बी कन्वर्ट होगी स्पीसीज सी में, देन स्पीसीज सी कन्वर्ट होगी स्पीसीज डी में, और इसी तरीके से ये जो फैमिली है, लीनिएज है, ये क्या होगी, चलती रहेगी। लेकिन इसमें जो प्रीवियस स्पीसीज होती है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है जब वो कन्वर्ट होती है एक नई स्पीसीज में। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट एनाजेनेसिस का, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही रेयर है, और ये कॉन्सेप्ट आज भी मौजूद है और एवोल्यूशन में चल रहा है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जिनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। उनका एग्जाम्पल हम लोग अभी आगे देखेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एनाजेनेसिस किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइलेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि हमने बताया, लेमार्क की थ्योरी थी ट्रांसफॉर्मिज्म, उसी से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है, ठीक है। यानी कि एक क्लैड है, एक लीनिएज है, एक स्पीसीज है, उसका ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हो गई एक दूसरी स्पीसीज में, ठीक। सो ड्यूरिंग एनाजेनेसिस a species slowly, ठीक है, gradually accumulated changes until it reaches a point where it's no longer the same species A goes extinct when it become species B। तो जैसा कि मैंने पीछे दिखाया कि कोई स्पीसीज है वो स्लोली एक्यूमुलेट करेगी चेंजेस को, वेरिएशंस को वो क्या करती रहेगी, एक्यूमुलेट करती रहेगी, ठीक है। उसके अंदर माइक्रो लेवल पे एवोल्यूशन चल रहा है, उसके अंदर माइक्रो म्यूटेशंस चल रहा है, वो धीरे धीरे वेरिएशंस को क्या कर रही है, एक्यूमुलेट कर रही है। और ये एक पॉइंट पे ऐसा पहुंचेगा जब वो स्पीसीज, ठीक है, अपने एंसेस्ट्रल स्पीसीज के तरीके नजर नहीं आएगी, वो पूरी तरीके से एक नई स्पीसीज बन चुकी होगी, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा स्पीसीज ए जो पीछे केस में था, स्पीसीज ए कन्वर्ट हो गई स्पीसीज बी में, तब जब स्पीसीज ए फिर क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। तो स्पीसीज ए कन्वर्ट होती है स्पीसीज बी में, और दूसरी तरफ ही स्पीसीज ए क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट एनाजेनेसिस का। इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है, देयर इज नो ब्रांचिंग और स्प्लिटिंग, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरीके की कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, कोई भी स्प्लिटिंग यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है एनाजेनेसिस का, उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लीनिएज के तरीके काम करता है। कोई एक स्पीसीज ए है, ये कन्वर्ट हो जाएगी स्पीसीज बी में, यहां पे कोई भी नो ब्रांचिंग, नो स्प्लिटिंग, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टली स्पीसीज ए कन्वर्ट हो गई स्पीसीज बी में। यहां पे जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वो यहां पे हमें नजर नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो सेम है। यहाँ पे भी एक थी, बाद में भी वो कन्वर्ट होके एक ही हुई, तो यहाँ पे हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल्कुल नजर नहीं आएगी। तो जो हमारा एनाजेनेसिस है ये डज नॉट प्रमोट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है। CSIR के रिस्पेक्ट में ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ये हमेशा याद रखना है कि क्या एनाजेनेसिस में कोई स्प्लिटिंग होती है, कोई ब्रांच फॉर्मेशन होता है, तो आंसर होगा नो। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो यहाँ पे रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे ना स्पीसीज बढ़ रही है ना घट रही है। स्पीसीज पिछले टाइम पे भी एक थी, आज भी स्पीसीज उतनी एक है, तो स्पीसीज ए कन्वर्ट हो गई सिर्फ स्पीसीज बी में। तो इस तरीके से एनाजेनेसिस कभी भी स्पीसीज डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम बात करें तो जो हॉर्स का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जो आज से 50 मिलियन ईयर्स, ठीक है, 50 मिलियन ईयर्स पहले जो हॉर्स का
जो एवोल्यूशन होना शुरू हुआ था, ठीक है, इयोहिपस से लगभग 50 मिलियन ईयर्स पहले। धीरे धीरे ये इयोहिपस कन्वर्ट हुए मीजोहिपस में। आफ्टर 35 मिलियन ईयर्स ये क्या करते रहे, वेरिएशंस को एक्यूमुलेट करते रहे, इनके अंदर चेंजेस आते गए और चेंज होते होते ये एकदम से चेंज हुए और मीजोहिपस में कन्वर्ट हो गए। देन ये मीजोहिपस कन्वर्ट हो गए मर्केहिपस में आफ्टर 10 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, मर्केहिपस में कन्वर्ट हुए। देन ये मर्केहिपस कन्वर्ट होते हैं पाइलोहिपस में, पिलियोहिपस में कन्वर्ट हुए और पिलियोहिपस की साइज हम देख रहे हैं यहाँ पे दिन बर दिन बढ़ती जा रही, ठीक है। पहले इयोहिपस थे, काफी छोटे थे, मीजोहिपस इनसे थोड़े से लंबे हुए, मर्केहिपस और थोड़े से लंबे हुए, पिलियोहिपस थोड़े से और लंबे हुए एंड एट रिसेंट इक्वेस, जो आज के समय पे हमें जो हॉर्स नजर आते हैं, जो हॉर्स की प्रजातियां नजर आती हैं, वो है इक्वेस। तो क्या आज हमें पिलियोहिपस नजर आ रहे हैं, क्या आज हमें मर्केहिपस नजर आ रहे हैं, क्या आज हमें मीजोहिपस नजर आ रहे हैं? तो आंसर है नहीं। यहाँ पे आज ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक स्पीसीज से शुरुआत हुई थी, सपोज इयोहिपस स्पीसीज ए से, और आज हमें स्पीसीज यहाँ पे बी इक्वस हमें नजर आ रही। बीच की सारी स्पीसीज क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। ये जितनी स्पीसीज थी ये समय के साथ क्या होते गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो आज हमें सिर्फ जो नजर आ रही वो है इक्वस। तो जो हॉर्स का एवोल्यूशन है ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है एनाजेनेसिस का। दूसरा अगर हम बात करें ह्यूमन का एवोल्यूशन, ह्यूमन का एवोल्यूशन भी एक तरीके का एनाजेनेसिस पैटर्न को फॉलो करता है। ड्रायोपिथेकस से शुरुआत करते हैं और आज हम होमोसेपियंस पे खड़े हैं, ठीक है। इसके बीच में ना जाने कितनी स्पीसीज आई, निएंडरथल्स आए, क्रो-मैग्नन आए, डेनिसोवंस आए, हाइड्रोबर्गेंसीज आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, आर्डिपिथेकस आए, लेकिन क्या आज हमें वो नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरीके से हमने देखा कि ह्यूमन का एवोल्यूशन भी एक तरीके से एनाजेनेसिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं अब हमारे जो दूसरा टाइप का पैटर्न है वो है हमारा क्लैडोजेनेसिस। सो क्लैडोजेनेसिस क्या है? ये सबसे कॉमन है। डार्विन ने बताया कि जो एवोल्यूशन है इस किसी स्पीसीज का वो एक ब्रांचिंग लेवल पे होता है, यानी कि एक स्पीसीज दो अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। जैसे इन्वायरमेंट की नीड होगी, ठीक है, वो स्पीसीज वहाँ के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करेगा, वेरिएशंस लाएगा, वो वेरिएशंस उनके अंदर चेंजेस लाएगा और एक समय के बाद वो चेंजेस इतने ज़्यादा होंगे कि वो स्पीसीज दो अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। उन स्पीसीज के बीच में कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन क्रिएट होगा और फिर उनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिस वजह से दो अलग स्पीसीज यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं जिराफ और ओकापी, दो अलग अलग यहाँ पे एनिमल्स हैं, लेकिन इनका जो कॉमन इंसेस्टर है, ठीक है, वो एक सेम था, ठीक है। समय के साथ इनके बीच में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन हुआ, ठीक है, और एक तरफ क्लैड चल गई जिराफ की और दूसरी तरफ हो गई ओकापी की। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रांचिंग पैटर्न नजर आया, दो ब्रांच स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है, और एक तरफ हमें जिराफ स्पीसीज नजर आई और एक तरफ हमें ओकापी की स्पीसीज नजर आई। तो जो पहले एक स्पीसीज थी, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गए यहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज में। तो इस तरीके से एक स्पीसीज कन्वर्ट होती है दो स्पीसीज में। तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी लेवल है वो बहुत ही क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बढ़ती है, ब्रांचिंग होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लैडोजेनेसिस। यहाँ पे क्लैड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसको देख लेते हैं। इट इज द सेपरेशन ऑफ अ जीन पूल इनटू टू और मोर जीन पूल, ठीक है। मतलब कि एक जो कॉमन एनिमल है, ठीक है, उसका एक अपना पूरा जीन पूल होगा, कलेक्टिव जीन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक अलग अलग जीन पूल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ब्रांचिंग एवोल्यूशन इज अनदर नेम फॉर क्लैडोजेनेसिस। जैसा मैंने बताया एक स्पीसीज दो अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई, तो ये जो स्प्लिटिंग हुई, ठीक है, यहां से ये जो ब्रांचेस नजर आए, इस वजह से इसको हमने नाम दिया, इसलिए हमने इसको नाम दिया ब्रांचिंग एवोल्यूशन और क्लैडोजेनेसिस, ठीक है। देन बात करते हैं, क्लैडोजेनेसिस इज द ओनली एवोल्यूशनरी चेंज दैट कैन प्रमोट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पीसीज। तो जैसा कि हमें पता है एनाजेनेसिस में एक ही स्पीसीज कन्वर्ट हो रही है दूसरी स्पीसीज में, तो वहां पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी
बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्लैडोजेनेसिस में एक स्पीसीज कन्वर्ट हो रही है दो अलग अलग स्पीसीज में। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज का इंक्रीमेंट हो रहा है। जो पहले एक स्पीसीज थी अब वो कन्वर्ट हो गई है दो अलग अलग स्पीसीज में। तो इस तरीके से क्लैडोजेनेसिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी इंक्रीज करता है और साथ साथ में नंबर ऑफ स्पीसीज को भी ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लैडोजेनेसिस को हम लोग बोल सकते हैं ब्रांचिंग एवोल्यूशन, जहां पे दो अलग अलग ब्रांच फॉर्म हो रही हैं, दो अलग अलग लीनिएज बन रहे हैं। इसलिए क्लैडोजेनेसिस को आज के समय पे मोर फ्रीक्वेंटली ज़्यादा देखा जाता है। डार्विन ने भी क्लैडोजेनेसिस को ही सपोर्ट किया था और इसी को आज के समय पे भी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ अगर क्लैडोजेनेसिस की बात करें तो वो क्या चीज़ है, तो किसी भी स्पेसिएशन प्रोसेस होने के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, कितना ज़्यादा उसमें समय लग रहा है, कितनी तेजी से वो चीज़ हो रही है, कितनी धीरे धीरे वो चीज़ हो रही है, हमने क्लैडोजेनेसिस को यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पहला है हमारा टैकीसाइजिया। जब जो क्लैडोजेनेसिस की स्पीड है वो बहुत ही फास्ट होती है, रैपिड होती है, बहुत तेजी से वहां पे क्या हो रहा होता है, ब्रांचिंग का स्प्लिटिंग हो रही होती है। ठीक है, ब्रांचिंग फॉर्म हो रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टैकीसाइजिया। जब जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा स्लो हो रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडीसाइजिया। तो ब्रेडीसाइजिया टर्म हम तब यूज करते हैं जब क्लैडोजेनेसिस की स्पीड काफी स्लो होती है, और जब मॉडरेट लेवल पे ब्रांचिंग की स्प्लिटिंग हो रही होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं होरोसाइजिया। तो इस तरीके से तीन टाइप के यहाँ पे क्लैडोजेनेसिस का पैटर्न है। पहला है हमारा टैकीसाइजिया, जब रैपिड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ब्रेडीसाइजिया, जब ब्रांचिंग का पैटर्न वेरी स्लो होता है, और फिर जो मॉडरेट की बात करते हैं तो होरोसाइजिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने तीन अलग अलग टाइप के स्प्लिटिंग पैटर्न्स हमको नजर आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगर सिमिलरिटीज की। अभी तक हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा एनाजेनेसिस और क्लैडोजेनेसिस में, लेकिन कुछ उनके बीच में सिमिलरिटीज भी हैं। वो सिमिलरिटीज क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि जैसा हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं स्पेसिएशन को बढ़ावा दे रहे हैं, एक स्पेसिएशन का ये पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये भी नजर आ रहा है कि ये स्पीसीज को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बोथ एनाजेनेसिस एंड क्लैडोजेनेसिस लीड्स टू स्पेसिएशन, ये भी है। दोनों ही एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है, दोनों ही एवोल्यूशनरी फोर्स को फॉलो करते हैं, दोनों ही जो हमारे सामने मैकेनिज्म है ये इनके थ्रू एक नई स्पीसीज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से एनाजेनेसिस एंड क्लैडोजेनेसिस बोथ आर एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, बोथ एनाजेनेसिस एंड क्लैडोजेनेसिस अकर्स इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द एनवायरमेंट। अगर कोई एवोल्यूशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसके पीछे एवोल्यूशन उसके जो एवोल्यूशनरी फोर्स है उसका रोल होगा। ठीक है, तो इसलिए उसके एनवायरमेंट के हिसाब से उस पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से वो स्पीसीज कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। ठीक, देन उसके बाद बोथ एनाजेनेसिस एंड क्लैडोजेनेसिस लीड्स टू द स्पेसिएशन। चाहे स्पेसिएशन एक स्पीसीज का हो चाहे वो ब्रांचिंग पैटर्न पे हो, लेकिन स्पेसिएशन यहाँ पे हो रहा है। तो एनाजेनेसिस एक स्पीसीज से ही कन्वर्ट हो रही है दूसरी स्पीसीज में, लेकिन यहाँ पे हमें एक नई स्पीसीज नजर आ रही है। जैसे हमने हॉर्स के केस में देखा, जो आज हमें इक्वस नजर आ रहा है। ठीक है, इक्वस जो स्पीसीज नजर आ रही है वो आज के कंडीशन में प्रेजेंट है। वहीं पे हम क्लैडोजेनेसिस की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे स्प्लिटिंग तो हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ स्पेसिएशन, नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर्मेशन क्या है वो तो हमें नजर आ रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ही क्या कर रहे हैं, स्पेसिएशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बोथ एनाजेनेसिस एंड क्लैडोजेनेसिस कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ अकरेंस ऑफ द ईच प्रोसेस। जैसे हमने बताया क्लैडोजेनेसिस के केस में कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीड हमने वहां पे उनको ट्रैकीसाइजिया, होरोसाइजिया, ब्रेडीसाइजिया के फॉर्म में डिफाइन किया। उसी तरीके से एनाजेनेसिस भी होता है, उसका भी एक स्पीड है, वो भी एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में कन्वर्ट होगा। स्पीसीज ए स्पीसीज बी में जाएगी, लेकिन स्पीसीज ए से बी में जाने के लिए एक टाइम लगेगा। वो टाइम ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। वो जो टाइम की स्पीड है, जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस है, उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ
स्पीड हमने यहाँ पे क्लैडोजेनेसिस और एनाजेनेसिस को भी क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक था एनाजेनेसिस एंड क्लैडोजेनेसिस, ये भी हमारा एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में एक स्पेसिएशन को बताता है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR की रिस्पेक्ट में, कहना कि ये डार्विन और लैमार्क के कॉन्सेप्ट को ये क्या कर रहा है, लिंक करता है। इसलिए CSIR यहाँ से क्वेश्चंस को लगातार यहाँ से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।